हेलो गाइस, मैं राकेश कुमार, ये आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस .asia। और आज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि हिंदी में हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो प्लीज़ आप लोग आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, अपने आसपास के डिस्टर्बेंस को बंद कर दो और आराम से मेरे साथ पढ़ो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी तक जो है हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स यानी मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि गुरुत्वीय विभवांतर या विभव जो था वो हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गुरुत्वीय विभवांतर या विभव यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो हम खत्म कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाओ सबसे पहले आप उस वीडियोस को देख कर आए। वहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मिल जाएगा, फील्ड का मिल जाएगा, हर किसी का वीडियोज आपको मिल जाएगा। सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि जो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले उसका टॉपिक का क्या नाम है। तो टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी वाले अपना हिंदी में सबसे पहले यहाँ पे लिख ले, हेडिंग लगा ले क्या कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और सीबीएसई बोर्ड वाले क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर जिनका इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी अपना क्या लगा ले हेडिंग कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, मैं जो वीडियो जो करता हूँ ना, मैं दोनों लैंग्वेज में करता हूँ ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, कहीं परेशानी ना हो, आप आसानी से जो है ना वो आप बातें समझ सको। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि स्टेट बोर्ड का है और बहुत से बच्चे हैं जो कि सीबीएसई का है। मैं ये नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं स्टेट वालों को कोई परेशानी हो, तो इसलिए जो है हम स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है वीडियो हम शूट करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुरू से करने से पहले जो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है ना। तो प्लीज अभी तक आप जो अपने गर्लफ्रेंड की यादों में खोए हुए हैं तो प्लीज उन यादों से बाहर हो जाओ, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड आती है जाती है, दुनिया है, होता है जाता है चलता है। हमारी भी गर्लफ्रेंड थी, हम उसकी यादों से बाहर हो गए, वो फिर मेरी यादों से बाहर हो गए, और देन आज हम भी फ्री वो भी फ्री। तो प्लीज उन यादों से बाहर हो जाओ। ठीक है, आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और हमारे साथ पढ़ें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे हम लोग बात बात में जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या लिखते हैं कि mgh। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो एक्चुअली mgh है क्या, कहाँ से आया, वगैरह वगैरह, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस पे बात करने से पहले जो हम बात करेंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी की कहाँ से आया, कैसे आया। एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी सरफेस पर यानी कि अगर अर्थ सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आप उस ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो कहीं ना कहीं वो उठाने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है। एक क्या लगाना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है। और किस डायरेक्शन में, तो आप ऊपर उठा रहे हैं तो वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जितना उस ऑब्जेक्ट की वेट होगी वो, और जिस हाइट तक उठाओगे, तो सबसे पहले करने की बात कि आपको उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है। अच्छा क्यों भाई, हम किसी चीज पर फोर्स कब लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपको किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठानी हो तो आपको उसे उठाने के लिए कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको ऊपर उठाओगे। और कितना बल लगाना पड़ेगा, तो जितनी उस वस्तु की भार होगी, भार समझ में आता है ना, mg होगी,
उतना आपको बल लगा के आपको उसको उठाना पड़ेगा, सीधा अगर उठाना है तो ये बात आती है कि आखिर उसको उठाने के लिए हमें फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? क्या उसे कोई अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से हम उसको ऊपर उठाने में को एक और फोर्स लगाना पड़ता है? अगर सोचो कि अगर उसे कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, वो एक ही जगह पे ऐसे ही खड़ा होता, अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, तो क्या होता? आप जरा सा उसको ऐसे ऊपर नीचे जरा सा भी टच करते तो वो क्या करता? मूव कर गया होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप ऊपर से कोई चीज छोड़ दोगे तो डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर फेंकने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है, आपको एक वेलोसिटी लगानी पड़ती है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो देखो, सबसे पहले आप यूं समझो, आराम से समझो, आराम से, जितना आराम से समझो उतना ही मजा आएगा, है ना? क्योंकि मजा लेना है ना, तो थोड़ा सा मजा लेने के लिए थोड़ा सा वेट किया करो, देखा करो। मान लो कि ये है अर्थ, ये क्या है? ये है अर्थ यानी कि पृथ्वी। ये जो है ये है माँ भगवती पृथ्वी देवी। ये हो गया इसकी C4 सेंटर, और इस सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस जो वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी सर रेडियस। कोई दिक्कत? और तो और इसकी मास है कैपिटल M, और एक कैसा है? तो यह है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। तो सबसे पहले बात कि अगर कोई गोला हो तो गोला का जो मास, जब हम क्या एज्यूम करते हैं कि अगर कोई गोला हो तो गोला का सारा मास यानी कि सारा का सारा द्रव्यमान उसके सेंटर पे, उसके केंद्र पे कंसंट्रेटेड होता है। यानी कि अगर कोई गोला है तो गोले की सारा का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र पर क्या होगा? संगठित होगा, कंसंट्रेटेड होगा। अच्छा, अब क्या होता है कि मान लो कि इस अर्थ के सरफेस पर एक छोटी सी पॉइंट मास, नहीं छोड़ो, पॉइंट मास हटाओ सर, बार बार पॉइंट मास कहते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता है। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लो कि एक बहुत खूब मोटी सी लड़की एकदम थसक के बैठी है। थसक के बैठना समझता है ना? अरे भाई, जिसको जहाँ पैर देता हूँ वैसे पूरा आराम से इसे लेट के बैठ गई, तो वो होता है थसक के बैठना, जिसको बिहारी लैंग्वेज में, प्योर मतलब कि देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं थसक के बैठना। तो मान लो कि ऐसे बैठी हुई है। अब अगर आपको उसको उठाना है, गोद में उठाना है, हर्ष भाई सुना है ना, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में उठा लो तो फिर बच्चे का क्या काम है? तो फिर वही हाल यहाँ पर है। अभी मोटी को क्या करना है? तेरे को उठाना है इस मोटी को। तो अब इस मोटी को उठाने के लिए इसके अर्थ सरफेस से क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऊपर डायरेक्शन, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आखिर फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? आखिर हम फोर्स लगा के इसको ऊपर उठाएंगे क्यों? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई तो एक फोर्स है, हिडन फोर्स, जो कि इसको नीचे की तरफ, इस पृथ्वी की तरफ खींच रही है, इस अर्थ की तरफ खींच रही है, इस अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रही है। जी हाँ, और वही फोर्स होती है mg, वही फोर्स होती है mg, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। mg को गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं या फिर भार के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वेट कहते हैं। ये हो गया mg फोर्स। और mg फोर्स कौन लगाता है? तो ये लगाता है अर्थ। किसके ऊपर? तो इस द्रव्यमान के ऊपर, इस मोटी के ऊपर। और मान लो कि इस मोटी का द्रव्यमान जो है वो कितना मोटी, मतलब सुन लो, वो इसका नाम है मोटी, ठीक है, m, स्मॉल m इसका द्रव्यमान है, स्मॉल m यानी कि इसकी मास है स्मॉल m। तो ये कैपिटल M, ये जो कैपिटल M, इसको जो सेंटर पे जो सारा का सारा मास कहाँ कंसेंट्रेटेड है? तो इसके सेंटर पर। और ये जो क्या करता है? इसके ऊपर, स्मॉल m के ऊपर एक फोर्स लगाता है। और जब आप इसको उठाते हो तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल यानी कि बाहरी फोर्स। और बाहरी फोर्स उठा के, यहां से बाहरी फोर्स लगा के और उसको फिर उठा के कुछ ऊंचाई तक ले जाओगे। और फाइनली आप क्या कह दोगे? क्योंकि हमारा वर्क डन हुआ, कुछ ना कुछ काम किए हैं, इसको एकदम उठा के, एकदम उठा के लेके जा रहा है एफ एक्सटर्नल लगा के। कितना एफ एक्सटर्नल लगा? तो जितना इसका mg है। और बाद में फिर जिस ऊंचाई तक लेकर जाता है वो कहला जाता है h, यानी कि जिस हाइट तक लेकर जाती है वो हाइट कहलाती है h। और बाद में हम उसी को कहते हैं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी mgh है। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? तो mgh है। बट यानी कि लेकिन क्या, कि एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां से थोड़ा सा गौर करना, देखो हमने कब कहा कि इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है? जब वह रखा हुआ है, तो जब स्थित है, तो स्थितिज, हिंदी क्या होती है इसकी? स्थितिज गुरुत्वीय ऊर्जा।
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो जब ये स्थित थी, जब ये चल नहीं रही थी, जब ये रेस्ट पर थी, तो सबसे पहले बात यहां पे गौर करो, क्या यहां पर दो मास था, एक बड़ा वाला कैपिटल एम, एक छोटा वाला स्मॉल एम था? तो हाँ सर है, तो दिख तो रहा है, एक बड़ा वाला जो गोला है उसका मास है कैपिटल एम, छोटा जो पॉइंट मास है, पॉइंट मास यानी कि बिंदु द्रव्यमान, उसका मास कितना है, तो उसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। तो सबसे पहली बात कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तब भी डिफाइन होगा, तब डिफाइन होगा कब, जब हमेशा दो मास रहेगा तब। दो मास के वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकता है, सिंगल मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकती। इस बात को अपने माइंड में एकदम पॉइंट बना के लिख लो कि जब भी दो द्रव्यमान होंगे या फिर दो से अधिक, दो से कम नहीं, दो से अधिक जब मास होंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वरना पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर मान लो कि एक मास m1 और एक मास अगर m2 है, तभी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अगर सिर्फ हम मास m ऐसे रख के छोड़ दें या m1 ही रख के छोड़ दें, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, नथिंग है। इसके सराउंडिंग में, इसके आसपास में कहीं ना कहीं एक दूसरा मास होना जरूरी है, m2। तीसरा मास करना तो तीसरा मास भी कर दो, यहाँ पे हम कर दिए m3, यहाँ पे अगर m4 करना है m4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम दो मास होना जरूरी है, तभी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? तो इस बात को एकदम पॉइंट बना के लिख लें कि स्थितिज ऊर्जा के लिए कम से कम दो द्रव्यमान होनी आवश्यक है। बिना दो द्रव्यमान का स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा ही नहीं बन सकता, स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित ही नहीं की जा सकती। बात समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब हम यहां से शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको अरेंज करें। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, आपने जब पढ़ा होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो आपने पढ़ा होगा कि निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, फिर से, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये रुमाल को मैं यहाँ पे इसे ऐसे रख देता हूँ, है ना, क्योंकि क्यूट सा रुमाल है यार, साली के द्वारा दिया, मैं इसको खोना नहीं चाहता, है ना। उसकी यादों को, जब भी मैं इस रुमाल को देखता हूँ मुझे उसकी यादें आ जाती है, तो मैं इस रुमाल को खोना नहीं चाहता, है ना। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ये लीजिए। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, निगेटिव ऑफ द वर्क डन, बार बार फोकस एडजस्ट करें, तो पता नहीं थोड़ा कैमरे में क्या हो रखा है, थोड़ा इश्यू आ जा रही है। चलो, अब क्या है, मैंने क्या कहा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, सिंपली मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने क्या कहा डेफिनेशन, कि निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसी को हिंदी में देखो, तो फोकस अभी भी एडजस्ट कर रहा है क्या, ब्लर हो रहा है क्या, नहीं ना। देखो, तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कि रूढ़िवादी बल द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य को हम क्या, तो स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। रूढ़िवादी बल या फिर असंरक्षित बल द्वारा किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, तो स्थितिज ऋणात्मक कार्य को। रूढ़िवादी बल या फिर संरक्षित बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य को हम क्या कहेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ये तो हो गया सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, क्या, कि निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ी सी यहाँ पे एक बात आ गई है, क्या, कि कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं इस कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, तब हम आएंगे इसके ऊपर। मैं एक पॉइंट इसलिए मैं बता दूँ कि जो बच्चे
अगर वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उनको यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगी, थोड़ी बहुत उनको हेल्प मिल जाएगी, या फिर जो देख चुके हैं तो उनको भी क्या होगा यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, उनको यहाँ पर उनको रिवीजन हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? तो कंजर्वेटिव फोर्स कहता है ए वर्क डन दैट फोर्स हुज वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है कि दैट फोर्स हुज वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि रूढ़िवादी बल क्या होता है? तो वैसे बल जिसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो पाथ के ऊपर यानी कि वो रास्ते के ऊपर, पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, उस बल को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि उस बल को हम कहेंगे रूढ़िवादी बल या फिर संरक्षी बल। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन। और ऐसे कौन कौन से फोर्स है? तो सबसे पहले तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन जो होती है वो पाथ के ऊपर यानी कि पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो उसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज वैद्युत बल, है ना। तो ये सब जितने भी बल हैं ये सब के सब, इन सभी बलों द्वारा किया गया कार्य जो है वो पाथ के ऊपर निर्भर नहीं करता। That's only depend on initial and final position। वो सब के सब आरंभिक और अंतिम बिंदु के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी बात आती है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एक सबसे जो बेस्ट एग्जांपल क्या मिला? तो वो मिला है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कह देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यानी कि अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? तो इसके आगे लगा दो ग्रेविटेशन किस फोर्स की वजह से हो रही है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो नेगेटिव वर्क डन आ रहा है उसी को हम बोल दिए पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तेरे को बात समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, अब यहां पे थोड़ा समझते हैं इसके डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से। आप यूं समझो, मैं इसको ऐसे खींच लेता हूं यहां पे पैकेट में। अब देखो, हम जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात किए थे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने क्या कहा था कि एक मास है, एक मास है जिसका बड़ा सा, इसका मास है कैपिटल एम, और सेंटर से इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है। और मान लो कि यहां से कुछ आर डिस्टेंस पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना, इस पॉइंट को नाम है पी, यानी कि इस पॉइंट पी पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो क्या करना होगा? देखो, यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन साथ साथ इसकी फॉर्मूला भी डिराइव करके आपको दिखलाएंगे। तो यहां से क्या है कि एक बड़ा सा मास है कैपिटल एम, इसकी रेडियस है बड़ा सा क्या? कैपिटल आर, और इसकी ये होगी इसकी सेंटर यानी कि इसके केंद्र, और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पर अच्छा आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो दो मास खोजने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, हमें यहां पर एक मास लाके पॉइंट पी पर रखना है। पॉइंट पी पर क्या करना है? हमें एक छोटा सा मास पॉइंट मास, जिसको हम बिंदु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं, वो हमें यहां पर पॉइंट पी पर लाके रखना है। तो हम कहां थे बैठे? इस सर्कल में, इस घर में, और देखिए कि बहुत दूर से एक बंदा जो एक छोटा सा मास लेके चला आ रहा है, बहुत दूर से। हम जब यहां से देखे तो हमको दिख नहीं रहा था। फिर जब धीरे धीरे यूं पास आ रहा है, धीरे धीरे यूं पास आ रहा है, धीरे धीरे यूं पास आ रहा है, धीरे धीरे यूं पास आ रहा है,
तब हमें दिखना शुरू हुआ और शायद वो मास यहाँ पर स्मॉल m पहुँच चुका था। तो जब हम यहाँ से देखें तो हमको मालूम पड़ा कि वो यहाँ से x डिस्टेंस पे स्मॉल मास रखा हुआ है, लेकर पहुँचा है। स्मॉल मास m यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँच गया है, स्मॉल m इस पॉइंट पर पहुँच चुका है। और जब इस स्मॉल m इस पॉइंट पर पहुँच चुका है, और तो और यही नहीं, यही सुनिए भैया, ये जब बड़ा वाला मास है, इसकी जब मास बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी इसकी बहुत ज्यादा होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और वो किस तरफ होगी, तो वो कैपिटल एम की तरफ, यानी कि इस तरफ जो है वो इसमें ई लगेगा। क्या लगेगा, ई यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कोई दिक्कत? और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो लगेगा स्मॉल एम के तरफ, और ये पॉइंट मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के रेंज में आ रखा है। ध्यान हो कि जो पॉइंट मास स्मॉल एम है वो इस बड़े वाले मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के रेंज में आ रखा है। अब जैसे ही इसके रेंज में आएगा वो क्या होगा, इसको अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। बोलेगा आजा बेटा, आ गया तो आजा बेटा, आ गया तो आजा, है ना, खींचना शुरू करेगा अपने तरफ। लेकिन भैया क्या है कि स्मॉल एम जो है वो उतना वो नहीं है कि हाँ इसके पास कहीं जाके चिपक जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये चिपको आंदोलन कम करता है। आजकल के बच्चे, हाँ आजकल के बच्चे की जहां मन वहां चिपक जाएंगे, स्कूल में, कॉलेज में, पार्क में, देखो मत, जहां मन देखो वहां चिपक जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है भाई, इसका कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, तब चिपकेगा, ऐसे नहीं चिपकेगा। इसे यहां चिपकने के लिए, चिपकने से पहले इसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उसे फॉलो करेगा तब वो चिपकेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा समझदार है बात, इस बात को आप मानो या ना मानो। तो अब यूं क्या होगी कि जैसे ही इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, ये कैपिटल एम क्या है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। कौन सी फोर्स, तो एक मास कैपिटल एम यहां, स्मॉल पॉइंट मास एम यहां। अब दो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया, अब तुरंत इसके ऊपर क्या है, एक फोर्स लग जाएगी। उस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एफ जी के वजह से। अब क्या हुआ कि जैसे ही छोटा मसवा के इधर खींचना शुरू किया बड़ा वाला मास, जैसे ही छोटे वाले मास को बड़ा वाला मास इधर खींचना शुरू किया, कैसे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के तुरंत क्या किया कि मास चलाना शुरू किया। ए भाई ये देख देख हमरा खींचित हो। अबे का खींचित हो, के खींचित हो, तो बड़ा वाला मास हमरा खींच रहा है। तब क्या करता है कि एक वहां पे एक्सटर्नल एजेंट यानी कि बाहरी कारक एक यहाँ पे खड़ा रहता है। वो क्या करता है, कुछ नहीं बेटा रुक, तो खींचित ना रुक। क्या करता है ना कि जितना फोर्स लगा कि इसको इधर खींच रहा था, उतना ही फोर्स इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा देता है, लगभग उसे थोड़ी सी कम, एकदम थोड़ी सी कम, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इसी के बराबर। क्या करता है कि इस जो पॉइंट मास को हम ऊपर में स्मॉल एम लिख देते हैं, ये लीजिए, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता है। जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देता है। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। कोई परेशानी यहां तक? नो सर। अब क्या हुआ कि जैसे ही इस तरफ लगाना ये फोर्स शुरू किया तो क्या होगा, अगर इक्वल रहे तो ये रुक जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड तो है लेकिन थोड़ी सी कम है। जरा सा भी इसको ढीला यहां से दिया ना, टिच किया तो उधर से उधर घसक जाएगा, टिच किया, फिर इसको खींचे हुए है, थोड़ा सा इसको ढीला किया, टिच किया घस का, फिर खींचे हुए, फिर थोड़ा सा ढीला किया, टिच किया घस का। टिचकिया का होता है सर, आवाज करता है, घिसकता है। अबे आवाज नहीं करता है, वो तो हम कर रहे हैं। अब क्या कहने का मतलब कि धीरे धीरे इसकी फोर्स को कम करता है और धीरे धीरे उधर घुसकना शुरू, कैपिटल एम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब क्या हुआ, पहले पूरी कहानी समझो इस बात को। क्या हुआ कि यहां पर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा था वो कितना लग रहा था? एफ जी। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वो होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा,
तो अगर हम इस Gm1 M2 की जगह क्या हम Gm1 की जगह हम कैपिटल M लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। M2 की जगह स्मॉल m लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन r स्क्वायर, यानी कि इस मास और इस मास के बीच की दूरी कितना है, x है, तो यहां पर हम कर दिए x स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो। यानी कि इस डायरेक्शन में जो लग रहा था वो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना रहेगा, वो लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? कितना लगेगा, तो वो लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा के इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे खींच रहा है और थोड़ी थोड़ी रिलीज कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सी आराम से छोटी छोटी डिस्टेंस चलेगा। बात सही है कि जब धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाओ, धीरे धीरे छोड़ो तो क्या होगा, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, एक तो छोटी सी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो छोटी सी जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस हो जाएगा भैया dx। मान लो कितना छोटा डिस्टेंस चला है और इस छोटा डिस्टेंस को हम मान लिए क्या, तो इस छोटी डिस्टेंस को हम मान लिए हैं dx। ये लीजिए ये छोटी सी डिस्टेंस होगी dx। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। कोई परेशानी? नो सर। अब देखो अब क्या है, अब यहां पे थोड़ा सा हम पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे कहानी बढ़ाएंगे। तो यहां से अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि पहले कहां पर था, तो पहले ये काफी दूर यानी कि इनफाइनाइट पर था। क्या था, कहां पर था, तो इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट से कोई मास लेकर आया P पॉइंट पर, कहां से, इसको यहां से अनंत से, अभी यहां ले क्या है, यहां से वो कहां इसको पहुंचाना है, P पर पहुंचाना है जी। कहां पहुंचाना है इसको, P पर पहुंचाना है, यानी कि इस M को हमको लेके कहां जाना है, इस P पर लेकर आ जाना है। तो इनफाइनाइट से इस M को हमें वहां से इस P पॉइंट पर लेकर आना, तो M जो यहां था वो कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो इनफाइनाइट से यानी कि अनंत से किसी बिंदु द्रव्यमान को यानी कि पॉइंट मास को लेकर किसी अन्य बिंदु कौन सा, P, अन्य बिंदु पर लेकर आने में क्या, तो गुरुत्वीय आकर्षण बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य को हम क्या बोल देंगे, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कह देंगे। यानी कि यहां पे डिफिनेशन पहले इंग्लिश में थे, फिर इसको हिंदी कर देंगे। क्या है कि वर्क डन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखते हैं, क्योंकि पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स लिख देते हैं। Negative of work done by conservative force to bring a point mass from infinite to other point. Bring a point mass from infinite to other point. Infinite to other point by external agent. छोड़ो by external agent, इतना लंबा चौड़ा क्यों बनना, to other point is called gravitational potential energy। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू ब्रिंग अ पॉइंट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि एक बिंदु द्रव्यमान को अनंत से किसी अन्य बिंदु तक लाने में रूढ़िवादी बल या फिर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहला जाएगा,
तो वो कहला जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि अच्छा इसको अभी रुक जाओ, ये हो गया, डिफिनेशन ले लिया आपने, डिफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया। चलिए ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब इसको मैं डेरिवेशन दिखाता हूँ, इसकी फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये तो यहाँ से डेफिनेशन के लिए मैंने इतना सारा ड्रामा रखा, ये सब कहाँ से आ रहा है, क्या दुनियादारी है ना। अब क्या हुआ, अब क्या होगा कि यहां पर जैसे ही वो इस तरफ स्लाइड होना शुरू करेगा, स्लाइड होना शुरू करेगा, स्लाइड होना शुरू करेगा, स्लाइड होना शुरू करेगा, तो अब क्या होगा कि इस तरफ लग रहा है फोर्स, इस तरफ लग रहा है डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या हो रहा है कि यहां पर जो पॉइंट मास एम है वो यहां पर है पॉइंट मास एम, और इस तरफ इसके ऊपर हम लगा रहे एफ एक्सटर्नल, किसके बराबर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में है डी एस यानी कि वेक्टर एस, डी एस यानी कि डी एक्स, डी एस किसके बराबर है, तो डी एक्स के बराबर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा हमें मिल गया कि यहाँ पर कि एफ कितना है, तो वो है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। डी एस कितना है, डी एस जो है कितना, तो वो है डी एक्स के बराबर, और थीटा कितना है, तो 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब यहां से देखना है कि अगर इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अगर हमारा निगेटिव आ गया तो वो क्या कहला जाएगा, वो कहला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर बात करें कि जो वर्क डन जो हमें निकालेंगे, वर्क डन जब धीरे धीरे जब इसको यहां से, अच्छा कि और यहां पे इंपॉर्टेंट बातें भी छूट जाती, जब इस तरफ धीरे धीरे एकदम स्लोली 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 से जब इस तरफ चलेगा तो क्या इसकी स्पीड चेंज होगी, नहीं सर नहीं चेंज होगी, तो नो चेंज इन स्पीड। और साथ साथ जब स्पीड चेंज तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, वो भी नहीं चेंज होगी, यानी कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप कि नो चेंज यानी कि चाल में भी परिवर्तन नहीं होता और साथ साथ इसकी गति ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होता। कब, तो जब हम अनंत से किसी अन्य बिंदु तक लाने में जब हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को करते वक्त क्या होना चाहिए, तो इसकी गति ऊर्जा और ना ही इसकी चाल, दोनों क्या, तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए तो अब हुआ क्या कि अगर हम यहां से जब वर्क डन निकालेंगे तो कैसा वर्क डन मिलेगा। देखो छोटा डिस्प्लेसमेंट ds, छोटा डिस्प्लेसमेंट ds, छोटा डिस्प्लेसमेंट ds, धीरे 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 एकदम स्लोली स्लोली चल रहा है ना। तो वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा 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 वर्क डन। और यहां से अनंत से इसको लेके आ रहे हैं, तो यहां से लेकर आने में जो पी तक इसको पहुंचाने में जो वर्क डन होगा वही कहा जाएगा क्या, निगेटिव वर्क डन। तो क्या कहा जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से जो छोटा छोटा वर्क डन उसको हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, वर्क डन बराबर क्या होता है, अगर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी एस, और एफ डॉट डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन और इस तरफ डी डब्ल्यू को भी इंटीग्रेट करेंगे, और जब इस तरफ डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा डब्ल्यू बराबर इस तरफ सॉरी इस तरफ हमें क्या मिल जाएगा, तो इस तरफ हमें मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू यानी कि वर्क डन, और इस तरफ आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस तो है, लेकिन अगर हम डॉट को हटाएं तो हो जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा। अब जब एफ डी एस कॉस थीटा लिखेंगे तो फिर से लिखेंगे कि वर्क डन बराबर एफ की जगह कितना लिख देंगे, तो लिख देंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एस और डी एस किसके बराबर है, तो डी एक्स के बराबर, तो यानी कि गुने डी एक्स यानी कि इंटू डी एक्स, और कॉस कितना, तो हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब देखो तो वर्क डन बराबर क्या हो जाके इंटीग्रेशन, अभी मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, अभी सिंपली इसको मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। फिर इस तरफ हम लिखेंगे क्या कि वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे dx इंटू -1 तो माइनस, और यानी कि आप पूरा कंपोनेंट जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे हम डालेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या, तो इंटीग्रेशन के लिए आपको एक मिनिमम वैल्यू चाहिए और एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या, तो भैया हम चलना कहां से शुरू किए थे, चलना हम कहां से शुरू किए थे, तो चलना तो हम शुरू किए थे कहां से, इनफाइनाइट से, और कहां पर पहुंचे, पी पर। तो यहां से डिस्टेंस इनफाइनाइट और पहुंचे फिर कहां पर, हम पी आर पर, आर यानी कि आर पी पर, और पी की डिस्टेंस यहां से कितनी है, आर, वो कितना है, इनफाइनाइट। तो यानी कि हम इनफाइनाइट से आए थे, तो इनफाइनाइट से इसको कहां से कहां तक, तो इनफाइनाइट से हम इसको आर तक के इंटीग्रेट करेंगे। और जब इसको इंटीग्रेट तो मिला कि वर्क डन बराबर, अच्छा इसमें देखो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, धीरे धीरे पास आ रही हो, जैसे जैसे पास आएगा x क्या होगा, कमते जाएगा, लेकिन क्या g m1 m2 के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, अरे भैया g है तो है, जितना g रहना चाहिए वो रहेगा, कैपिटल M की वैल्यू जितना रहे होना चाहिए वो हमेशा वही रहेगी, स्मॉल m जो हमको दिया हुआ रहेगा वही नहीं रहेगा, चेंज थोड़ी क्यों ना हो जाएगा। अब कोई जरूरी बात है कि अगर जैसे देखो होता है कहीं, जैसे देखो नया नया शादी होता है, अब लड़की के माँ क्या बोलती है कि भाई हमारी बेटी है ना बड़ी बहुत अच्छा ढंग के है, बहुत अगर लूर लक्षण का बताइए, इतना कर अच्छा लूर लक्षण हुआ कि आज तक अगल बगल के आदमी भी मतलब कि अगर कोई शिकायत न कर को, इतना ज्यादा अच्छा लूर लक्षण हुआ, सोच ला काहे भाई, काहे ना शिकायत कर को, इतना सब डरा हो एक से, इतना अच्छा लूर लक्षण के है। अब पता ना लड़ाई है का है, तो देखो अब वो लूर लक्षण के खराब को क्या करता है, लोग घर में समझावे कोशिश करते हैं, अरे भैया समझ जो, लेकिन जो नहीं समझता उसको हम बोलते हैं थेथर। क्या हम लोग बोलते हैं, थेथर। कहा भी जाता है कि भोथर तो पच जाता है लेकिन थेथर का कोई उपाय नहीं है, तो यह है थेथर। कैपिटल जी कैपिटल एम से स्मॉल एम क्या है, थेथर है, इसको सुधारो लेकिन सुधरे वाला नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो लास्ट में क्या करता है, लास्ट में वही कुछ नहीं, उसको घर से बाहर निकाल दो, भगा दो, तो ठीक है तो अपन नहीं सुधरेगी तो तू मत सुधर, तो क्या करता है, तो वहां पर भी वही करना है, यानी कि कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम क्या है, थेथर है, नहीं सुधरेगा, मतलब कि जैसा है वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट रहेगा तो क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये लीजिए माइनस भी हम बाहर निकाल लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो लो हम क्या किए कि माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम को बाहर निकाल लिए, और अंदर में क्या रख दिए, अंदर में रख दिए हम सिर्फ 1/x स्क्वायर, क्या रख दिए, तो अंदर में रख दिए हम 1/x स्क्वायर इंटू dx, कहां से कहां, इनफाइनाइट से आर तक। कोई दिक्कत, नो सर। तो अब यहां से आ जाएगा कि वर्क डन बराबर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सही तो शुरू में से तू यही रटवावी था हमारा, तो याद हो गलो है, कितना होता है बताओ, तो वो होता है 1/r। कैसे होता है फिर से समझा दो, लो भाई फिर से समझाते हैं, तुम लोग को यही करना ही है तो करो। देखो 1/x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर x स्क्वायर ऊपर में जाएगी तो x के पावर -2, अगर आपको x के पावर n हो इसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करेंगे कि x के पावर n हो तो n+1, n में 1 जोड़ देना और साथ साथ n+1 को कहाँ ले आना, नीचे भी, तो x के पावर कितना है, -2 है, तो -2 + 1 नीचे, और फिर क्या, तो फिर नीचे भी हो जाएगा -2 + 1 नीचे, तो ऊपर में आ जाएगा x के पावर -1 और नीचे भी आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ -1 ऊपर जाएगा, x के पावर -1 नीचे है जो है वो नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/x आएगा। तो इसी वजह से सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। कहा कहो बार बार ना कभी कभी ना मोटकी के ग्रह गोचर हमरों पर सवार हो जाता है, ऐसे देखो ऐसे मिस्टेक हो जाता है, कहा करे, जिंदगी है, होता है, जाता है, चलता है, टेंशन नहीं लेना है। देखो अब यहाँ पे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/x। अब देखो ये 1/x की जगह पे क्या करेंगे, एक बार मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना r, मिनिमम वैल्यू कितना इनफाइनाइट, तो यहां से आ जाएगा कि वर्क डन बराबर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम
इंटू 1/x की जगह एक बार मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1/r और एक बार मिनिमम वैल्यू यानी कि 1/इनफाइनाइट। माइनस करो तो आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो 1/r को 1/r ही छोड़ दो, लेकिन 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 0 होता है। 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा क्या कि माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इसको बाहर निकालो तो मल्टीप्लाई होगा तो यही ना बचेगा जी। अरे यही ना बचेगा रे, बताओ ना, समझ में आया? तो यहाँ से हमारा भैया वर्क डन आ गया क्या? तो वो आ गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ए माइनस ये कैसा वर्क डन है? तो ये वर्क डन है निगेटिव। कैसा वर्क डन है? निगेटिव है। और जो निगेटिव वर्क डन है, और किस फोर्स की वजह से निगेटिव वर्क डन आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कहां गया? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लिखे इधर। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफजी की वजह से। किसकी वजह से निगेटिव वर्क डन आया? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये क्या कहला जाएगा? एक कहला जाएगा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? तो कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या हम इसको पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं गुरुजी? कहो ना, जो कहना है कहो, खाली बढ़िया बढ़िया दो चार को देहात वाला शब्द मत कहना, बाकी जो कहना है कहो इसको। तो क्या बोल देंगे कि U इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। आए होए, हो गया ना। और दो और सुनो, U, लेकिन हमने क्या कहा था कि U जब भी आएगी, जब भी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर जब भी पोटेंशियल एनर्जी जानना होगा तो हमें कम से कम दो मास, तो एक मास यहां एक मास यहां। तो ये भी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज, ये क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अचानक से आप भी चेंज हो गए, अचानक से आप भी चेंज हो गए, और चेंज हो गए फिर से चेंज ला रहे हैं। अरे भाई, चेंज का मतलब क्या कि पहले इसके पास पोटेंशियल कितना थी और अब कितना है, वो चेंज। तो पहले कहां पर थी? तो ये गुरुजी पहले तो इनफाइनाइट पर हलो, और अब कहां पर है? तो पी पर है। कितना पर है? पी पर। तो पहले इनफाइनाइट पर, अब पी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे लिखा जाएगा? यानी कि डेल्टा यू बराबर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। क्योंकि चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। कोई दिक्कत? और डेल्टा यानी कि चेंज, और चेंज कैसे? तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और यू फाइनल कहां पर? तो यू फाइनल चलना शुरू किए इनफाइनाइट से और पहुंच गए हैं पी पर। तो यानी कि यू एट पी माइनस यू एट इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और यू एट इनफाइनाइट क्या होगा? अरे भाई, इनफाइनाइट में कोई दो मास है कि ना है, का है, कैसे, हमको जान ही नहीं रहे। यू इनफाइनाइट जीरो, रट लो, नहीं पता है तो यू इनफाइनाइट क्या? जीरो। यानी कि इनफाइनाइट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो U एट P माइनस जीरो बराबर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और यहां से हमें फाइनली जो है वो क्या मिल गया? तो हमको मिल गया भैया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U एट P इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये मैं इसको थोड़ा सा और बड़े से, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले दो, मैं थोड़ा इधर इरेज करके मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो यहाँ पर जो हमें U फाइनल जो मिला है, यानी कि U एट P पॉइंट पर वो क्या मिला है? तो हमको मिला है कि U एट P इक्वल टू क्या? तो वो हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और यही बन गई भैया फॉर्मूला किसकी? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि अब आपसे कोई आपको कोई क्वेश्चंस दे दे क्या कि यहां पर एक मास रखा है 4 kg का, कितने का? 4 kg का, और यहां पे एक मास इससे मान लो कि 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है? एक मास रखा है यहां पे मान लो कि 2 kg का,
2 kg का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो कैसे करिएगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप क्या लगा देना है कि u एट u इक्वल टू क्या आपको लगा देना है कि माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या आर, और माइनस जी की वैल्यू कितना होता है सर, जी की वैल्यू याद नहीं हुआ है कभी ना तुमको अभी तक, जी की वैल्यू होता है माइनस तो आगे रहबे करे, जी की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, इसकी यूनिट भी याद रखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किसकी यूनिट है, तो यूनिट है ए कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी की वैल्यू हो जाएगी, इसके बाद फिर कैपिटल एम का वैल्यू कितना है 4 kg, स्मॉल एम का वैल्यू कितना है 2 kg अपॉन ये क्या है डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर जी, इसको मीटर में चेंज करके स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देन यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, क्या, तो आपको हमेशा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, तो फिर इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा, और अभी इरेज करेंगे। चलिए, तो आपको ये जो है फॉर्मूला जो हमारा यहाँ से सब डेरिवेशन के बाद जो आया है फॉर्मूला फाइनली क्या कि u इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, इस फॉर्मूला को आपको लाइफ टाइम याद रखना है। यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और पता है इसी फॉर्मूला को जब हम स्केप वेलोसिटी यानी कि प्लायन वेग जब पढ़ाएंगे स्केप वेलोसिटी, तो उसके वहां पर भी हम इसको यूज करने वाले इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। अरे बात में कहता है ना जी कि उठा के फेंक दो बेटा तो फिर वापस पृथ्वी पर न में, तो उठा के फेंक वो इसी तो फेंक दे ही वापस कहा है ना भाई। आखिर आप किसी को उठा के फेंक रहे तो फेंकने के लिए भाई आपको उसको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको उतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी वो कुछ वेलोसिटी से जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ऐसा संभव है गुरु जी? हाँ संभव है। आप किसी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की बेग से उठा के फेंको तो वापस आता, फिर उनको बताना मोछ न घास। हम चैलेंज के साथ कहते हैं जी कि अगर आप किसी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की बेग से फेंकेंगे ना वापस नहीं आएगा, अगर है औकात तो फेंक के दिखा दो। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।